एक तरफ कहा जाता है कि जब तक आप सांसारिक भौतिक जो आपके लालच है उसको नहीं छोड़ते हैं तो आप शांत नहीं हो सकते, आपके अंदर लालसा बनी रहती है। कैसे ओशो ने रॉल्स रॉय, हीरो से जड़े हुए मुकुट, हीरो से जड़ी हुई अपनी टोपियाँ, करोड़ों अरबों के साम्राज्य, इसके साथ साथ कैसे कहा जा सकता है कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया था? वो विरक्त थे। अब आपने एक बड़ा अच्छा शब्द उपयोग किया है, वो है लालच। इससे ही बात समझ में आ जाएगी। एक है सामानों का, वस्तुओं का हमारे पास होना, और एक है हमारे भीतर लालच की प्रवृत्ति। अगर मेरे भीतर लालच की प्रवृत्ति है, मैं लोभी हूँ, तो मेरे पास कुछ ना भी हो तब भी मेरे भीतर वो प्रवृत्ति रहेगी। एक आदमी अपना घर छोड़ के चला गया, जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के वो ध्यान करता है, और समझो कि 10 साल होगा उसको वहाँ रहते रहते, और वो कहीं घूमने गया था और कोई दूसरा साधु आकर उसके पेड़ के नीचे बैठ गया, और जब वो लौट के आया वो झगड़ा करेगा कि ये मेरा पेड़ है। मेरेपन की भावना नहीं गई, लालच, लोभ, परिग्रह, संग्रह वो नहीं छूटा, ममत्व नहीं छूटा। अब घर नहीं है, वो पेड़ को मेरा कह रहा है, वो गुफा को मेरी कह रहा है, उसने वहाँ कब्जा जमा के बैठा है। कोई दूसरा जाएगा, वो कहेगा "ए, मेरी गुफा से बाहर निकलो"। ये आदमी वही का वही है, मेरेपन का भाव नहीं गया। अब यहाँ समझना असली बात है, लालच का गिर जाना, परिग्रह की भावना का गिर जाना। आप एक कल्पना करो, आप यहाँ बैठे हो और आपके घर के आसपास 97 रोल्स रॉयस खड़ी कर दी जाएं, तो आपको क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आप हो, रोल्स रॉयस हैं। आपके इर्द गिर्द 97 नहीं, 1000 खड़ी कर दी जाएं। चूँकि आपके अंदर कोई लालच और ममत्व उनसे नहीं जागा है, तो उनका होना न होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ओशो को आप ऐसा व्यक्ति समझें जो भीतर से अपरिग्रही है। बाहर से कुछ भी रहे, 64,000 एकड़ ज़मीन थी उनके पास, जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से 1.5 गुनी ज़्यादा क्षेत्रफल वाली ज़मीन, लेकिन उनके भीतर से तो एक कण भी उनका नहीं है। वे तो शरीर को भी अपना नहीं कहते, ज़मीन को कौन अपना कहेगा? उनका तो कुछ है ही नहीं, है ना। वो तो केवल चैतन्य आत्मा स्वरूप हैं, वो उस परम सत्य को जानते हैं। तो बाहर क्या है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका दूसरा उदाहरण पक्ष देखिए, जब वो 64,000 एकड़ ज़मीन और 99 रोल्स रॉयस छोड़ के आए, उन्होंने क्या पलट के देखा उस तरफ? कभी उनके चेहरे पे आपने कभी उदासी देखी? एक आदमी की साइकिल भी गुम जाए तो डिप्रेशन में चला जाएगा, और वो इतने बड़ा रोल्स रॉयस का काफिला छोड़ आए और पलट के लौट के उन्होंने नहीं देखा। कोई ज़रूरत नहीं। उनकी प्रसन्नता, उनकी हंसी, उनकी आनंद की जैसा था सदा सदा वैसा था, उसमें हमने तो कोई परिवर्तन कभी नहीं देखा। जब जबलपुर में वो लेक्चरर थे, साइकिल से कॉलेज जाया करते थे, जितने मज़े से वो साइकिल चलाते थे, उस समय की तस्वीर भी मौजूद हैं। आपके पिताजी तो फोटोग्राफर थे उस समय ओशो के, है ना। जितने मज़े से वो साइकिल चलाते थे, उतने ही मज़े से रोल्स रॉयस चलाते थे। भीतर से पता है, ना साइकिल मेरी है ना रोल्स रॉयस मेरी है, ये संयोग की बात है। मेरे पास क्या है वह मेरा नहीं है, ना मैं उसका हूँ। तो भीतर से चूँकि लालच नहीं है, मोह नहीं है, तो ऐसा निर्मोही व्यक्ति, फलाकांक्षा रहित व्यक्ति कहीं भी रहे, वह अपनी परम शांति, परम आनंद में रहता है, और उसे किसी चीज़ के छूट जाने का कभी कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसके रहने से उसको कोई सुख नहीं था। वो जिस सुख में और आनंद में है, वो उसके भीतर आत्मा का आनंद है, आत्मानंद है। बाहर कुछ भी उससे कोई सुख नहीं ले रहे थे वो, इसलिए उनको उसको दुख भी नहीं हो जाएगा उसके छूटने से। कहाँ 6 एकड़ ज़मीन पूना आश्रम की, और कहाँ 64,000 एकड़, 11,000 गुनी ज़्यादा। ओशो को 6 एकड़ से क्या, 1 एकड़ से भी कोई नहीं। उनके नाम पर कभी कुछ नहीं था। आपको ये वाली बात भी पता होना चाहिए। उनका कोई बैंक खाता नहीं था, जब तक नौकरी करते तब तक था, उसके बाद कभी उनका बैंक खाता नहीं रहा। उन्होंने डॉलर तो कभी देखा ही नहीं, इतने साल वहाँ पर रहे। उनके नाम से कुछ भी नहीं था, कहीं भी कुछ नहीं था, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई मकान, कुछ भी उनके नाम से नहीं। वो निपट शुद्ध चैतन्य मात्र हैं, बाहर की परिस्थितियों से अप्रभावित, अछूते, अस्पर्शित, जिसको हम कहते हैं जल में कमलवत। तो कमल कहाँ खिला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनटच्ड है, अनअफेक्टेड है। तो ये भीतर की बात है, यह महत्वपूर्ण है, यह प्रेरणा लेने जैसी है। और भविष्य में ओशो चाहते हैं, वो एक आदर्श भी स्थापित करके चले गए कि त्याग तपस्या की ज़रूरत नहीं, गरीबी में रहने की ज़रूरत नहीं, ताकि सारी दुनिया समृद्धि में जी सके। और जितनी अधिक समृद्धि होगी हम पाएंगे, उतना ही धन हमारे लिए मूल्यहीन होता चला जाता है। जिस चीज़ की ज़्यादती हो, जैसे हवा अभी खूब है फ़िलहाल,
तो हम मुफ्त में सांस ले रहे हैं, कोई कब्जा नहीं जमा रहा उस पर। पानी की धीरे धीरे किल्लत हो रही है, लेकिन आज अभी तक फिर भी फ्री उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है, क्योंकि बहुत है, कोई कमी नहीं है। जब चीज़ों की कमी पड़ती है तब हम उन पर कब्जा जमाते हैं, तब हमारे भी लोभ और लालच पैदा होता है। ओशो का कहना है कि इतनी समृद्धि पैदा करो, और यह संभव है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा, कि इतनी समृद्धि, इतना सामान हो कि किसी को कब्जा करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। जिसको जो उपयोग करना है जी भर के करो। और ओशो ने इसके कुछ ज्वलंत उदाहरण जो रजनीशपुरम में किया, चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। समझो 5,000 लोग वहाँ रहते थे, आधी स्त्रियाँ थीं, 2,500। एक एक स्त्री के पास औसत हम मान लें 10-10 आभूषण थे। उस सबको कलेक्टिव संपत्ति बना दिया गया। अब 2,500 स्त्रियों के 25,000 आभूषण, एक बड़ी ज्वेलरी शॉप, है ना, भंडार पूरा, और सबके लिए सब कुछ फ्री। आपको जो पसंद आए आके ले जाओ, पहन लो, जब ऊब जाओ तो वापस रख जाओ। अब देखिए, एक एक स्त्री 25-25 हज़ार आभूषणों की मालकिन बन गई। अपना संग्रह तो नहीं है, व्यक्तिगत संग्रह नहीं रहा, लेकिन कम्यून का, कम्युनिटी प्रॉपर्टी हो गई, और वह सबकी प्रॉपर्टी है। इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। जिसको जो अच्छा लगे, जब अच्छा लगे ले जाओ, मज़े से पहनो, वापस दे जाओ, दूसरा ले जाओ। संपत्ति कितना गुनी हो गई, 2,500 गुनी हो गई। इतनी वैरायटी अवेलेबल है जो कि एक सामान्य स्त्री को कभी भी नहीं हो सकती। तो नया कुछ नहीं आया, सब कुछ वही था, लेकिन हमारी धारणा बदल गई। पर्सनल प्रॉपर्टी की जगह हम उसको कम्युनल प्रॉपर्टी की भांति यूज़ कर रहे हैं, और सबके पास इतनी रिचनेस, सुपर रिचनेस आ गई। तो ओशो की धारणाएं इस प्रकार की क्रांतिकारी बातें थीं। आज भी हमारे देश में इतनी संपत्ति है कि किसी को भूखे रहने की ज़रूरत नहीं, किसी को बेघर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग कब्जा जमा के बैठे हैं। तो ओशो उसके खिलाफ हैं। काश अगर वो कब्जे जमाने की भावना हमारी छूट जाए, तो इतना है हमारे पास, हम सब बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जी सकते हैं। और ओशो ने ऐसा प्रयोग करके सिद्ध करके दिखा दिया।